हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड। दोस्तों, आज के सेशन के अंतर्गत आपकी जो सीटेट दिसंबर 2023 की क्लासेस चलती हैं उसमें आज आपकी एसएसटी की लास्ट क्लास है, क्योंकि इसके बाद आपकी थ्योरी की क्लास समाप्त हो जाएगी। इसके बाद हम क्या करेंगे, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज करेंगे। इसके बाद हम चैप्टर वाइज एमसीक्यूज करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है, स्वतंत्रता के बाद, जो कि क्लास 8 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 10 जो कि लास्ट चैप्टर है। तो चलिए फिर सेशन को शुरू करने से पहले हमारी एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए देखते हैं इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या दिए गए थे। थोड़ा सा इसमें पॉइंट्स कम थे, इसलिए आज का जो क्लास होगी वह छोटी होगी। देखते हैं। 30 जनवरी 1948 को कट्टर विचारों वाले नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या कर दी। तो 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी जी की हत्या कर दी थी। वह गांधी जी के इस दृढ़ विश्वास से मतभेद रखते थे कि हिंदुओं और मुसलमानों को सद्भावना बनाए हुए इकट्ठे रहना चाहिए। तो गांधी जी का क्या मानना था कि हिंदू मुस्लिम एक साथ रहने चाहिए, और नाथूराम गोडसे इसी बात का विरोध करते थे गांधी का, इसीलिए 30 जनवरी 1948 को इनकी हत्या इन्होंने कर दी थी। आगे देखते हैं। उसी शाम हक्के बक्के राष्ट्र ने आकाशवाणी पर जवाहरलाल नेहरू को भावुक भाषण सुना और राष्ट्र अचंभित हो गया था, भारत देश अचंभित हो गया था। और उस समय के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भावुक भाषण दिया। क्या कहा कि दोस्तों, साथियों, हमारी ज़िंदगी की रोशनी बुझ गई है और चारों तरफ अंधेरा है। हमारे प्रिय नेता राष्ट्रपिता अब नहीं रहे। तो यह कथन पूछ लिया जाएगा कि यह कथन किसने कहा कि दोस्तों, साथियों, हमारी ज़िंदगी की रोशनी बुझ गई है, चारों तरफ अंधेरा है, हमारे प्रिय नेता राष्ट्रपिता अब हमारे पास नहीं रहे। तो यह कथन किसका है? यह कथन जवाहरलाल नेहरू का है। और किसके लिए कहा गया? महात्मा गांधी की मृत्यु हुई तब इसको कहा गया। आगे देखते हैं। आगे है कि अगला पॉइंट इसमें दिया गया है, दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 के बीच तकरीबन 300 भारतीयों ने देश के राजनीतिक भविष्य के बारे में लंबा विचार विमर्श किया। तो 1946 से शुरू हुई थी, उसके बाद 1949 तक संविधान के बारे में बात हुई, जिसमें लगभग 300 व्यक्ति थे। आगे है, यद्यपि इस संविधान सभा की बैठकें नई दिल्ली में आयोजित की गई, परंतु इसके सदस्य पूरे देश में फैले हुए थे। हाँ, इसकी जो बैठकें बनाई गई वो कहाँ से थी, मतलब इनकी बैठकें कहाँ हुई? दिल्ली में हुई। इनकी बैठकें नई दिल्ली में हुई, लेकिन जो सदस्य थे वह पूरे भारत से लिए गए थे। जो 300 सदस्य के करीब थे लगभग, वह पूरे भारत देश के प्रतिनिधि थे, हर क्षेत्र से आए थे और हर जाति के थे। आगे है, और वे बहुत सारी राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधि थे, और ये जो राजनीतिक पार्टियाँ थी उनके प्रतिनिधि थे, विभिन्न राजनीतिक पार्टियाँ जो उस समय थी। इन्हीं चर्चाओं के फलस्वरूप भारत का संविधान लिखा गया, जिसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। तो प्रश्न बनता है कि संविधान अपना कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को। नोट कर लीजिएगा, संविधान अपना 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। आगे देखते हैं। आगे है कि संविधान सभा में बोलते हुए टीटी कृष्णमाचारी ने दक्षिण के लोगों की ओर से चेतावनी दी थी और ये कहा था कि अगर उन पर हिंदी थोपी जाएगी तो वहाँ के बहुत सारे लोग भारत से अलग हो जाएंगे। तो संविधान सभा में दक्षिणी भारत के नेता कौन थे? टीटी कृष्णमाचारी थे। इन्होंने क्या चेतावनी दी थी? इन्होंने कहा था कि अगर आप हम पर हिंदी थोपेंगे तो हमारे साथ बहुत लोग भारत से अलग हो जाएंगे, भारत देश से अलग हो जाएंगे। इस विवाद से बचने के लिए आखिरकार बीच का रास्ता निकाला गया, और इस विवाद से निपटने के लिए क्या किया गया? बीच का रास्ता निकाला गया, और संविधान निर्माताओं ने हिंदी को भारत की राजभाषा का दर्जा दिया, और इससे निपटने के लिए बीच का रास्ता निकाला गया, और हिंदी को राष्ट्रभाषा तो नहीं लेकिन राजभाषा माना गया। लेकिन जो विभिन्न सरकारी कार्य होते थे, जो अदालत सेवाओं और विभिन्न राज्यों के बीच जो संचार होता था, उसके लिए अंग्रेजी भाषा को चुना गया। उसके बाद उसके लिए अंग्रेजी के इस्तेमाल का फैसला लिया गया और हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। तो प्रश्न बनेगा, तो यह कथन किसका है? किसने कहा था कि हिंदी को हमारे ऊपर आप थोपेंगे तो हम भारत देश से अलग हो जाएंगे? तो यह टीटी कृष्णमाचारी थे। कौन थे? टीटी कृष्णमाचारी थे। इसको नोट कर लीजिएगा। आगे देखते हैं। आगे है कि संविधान की रचना में बहुत सारे भारतीयों का योगदान था, और संविधान सभा की रचना में बहुत सारे भारतीयों का योगदान था। इनमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान संभवतः डॉक्टर भीमराव अंबेडकर था। और सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का था, जो संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रश्न बनता है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ध्यान रखिएगा, कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। प्रारूप का मतलब क्या होता है कि जो संविधान का मतलब डिजाइन देना था, संविधान किस प्रकार बनेगा, उसका जो कार्य था वह प्रारूप समिति का था। प्रारूप मतलब क्या होता है कि एक ढांचा जो होता है, प्रारूप कैसे बनाया जाएगा, उसके अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर थे, और जिनके नेतृत्व में दस्तावेजों को अंतिम रूप दिया गया, और संविधान जो दस्तावेज बना अंतिम रूप इन्हीं के नेतृत्व में दिया गया था। आगे देखते हैं। आगे है कि वयोवृद्ध गांधीवादी
पोट्टी श्रीरामुलु तेलुगु भाषियों के हितों की रक्षा के लिए आंध्र राज्य के गठन की मांग करते हुए भूख हड़ताल पर बैठ गए। तो प्रश्न बनेगा कि किसके हड़ताल की वजह से आंध्र प्रदेश बाद में बना, किसकी मृत्यु की वजह से, तो इनकी हड़ताल की वजह से मृत्यु हो जाएगी आगे, और इन्हीं की वजह से पहला भाषा के आधार पर राज्य बनेगा कौन सा, आंध्र प्रदेश। तो अगर प्रश्न बनेगा कि भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य, तो आंध्र प्रदेश होगा। और किनकी वजह से, तो इसमें इनका बड़ा योगदान था किसका, गांधीवादी नेता थे पोट्टी श्रीरामुलु, और ये तेलुगु भाषियों के लिए चाहते थे एक अलग राज्य। जैसे जैसे अनशन आगे बढ़ा, बहुत सारे लोग श्रीरामुलु के समर्थन में आने लगे, और जैसे जैसे अनशन आगे बढ़ता गया बहुत सारे लोग इनके समर्थन में आते गए। आगे देखते हैं, जगह जगह पर लोग हड़ताल करने लगे, जगह जगह पर लोग हड़ताल करने लगे और जुलूस निकालने लगे। 58 दिन के अनशन के बाद 15 दिसंबर 1952 को इनकी मृत्यु हो गई। 58 दिनों के बाद क्या हुआ, 58 दिन ये लगातार अनशन पर बैठे गए और 15 दिसंबर 1952 को इनकी मृत्यु हो गई। जैसा कि एक अखबार में लिखा था कि श्रीरामुलु के देहांत की खबर ने पूरे आंध्र को अस्त व्यस्त कर डाला, और इनकी मृत्यु के बाद क्या हुआ कि जो आंदोलन था वह रौद्र रूप ले लेगा। और अखबार ने भी कहा है कि श्रीरामुलु के देहांत की खबर ने पूरे आंध्र प्रदेश को, आंध्र मतलब उस समय आंध्र राज्य को अस्त व्यस्त कर डाला। आंध्र मतलब क्या होता है, जो एक विशेष क्षेत्र था तेलुगु वासियों का, कोई राज्य तो बना नहीं था अभी तक, लेकिन आंध्र से कहने का मतलब है कि जहाँ तेलुगु वाले रहते थे, तेलुगु वासी रहते थे, उस विशेष क्षेत्र को आंध्र कहा जाता था। विरोध इतना व्यापक और गहरा था कि केंद्र सरकार को आखिरकार यह मांग माननी पड़ी, और विरोध इसके बाद इतना गहरा हुआ कि केंद्र सरकार को यह बात माननी पड़ी। और इस तरह 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश के रूप में एक नए राज्य का गठन हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि अक्टूबर 1953 में आंध्र प्रदेश के रूप में एक नए राज्य का गठन हुआ, जो बाद में आंध्र प्रदेश बना। ध्यान रखिएगा, आंध्र का गठन हुआ जो बाद में आंध्र प्रदेश बना। तो प्रश्न पूछा जाता है कि आंध्र प्रदेश का गठन कब हुआ, तो 1953 में। और अगर यह भी प्रश्न पूछेगा कि भाषागत आधार पर भारत का बनने वाला, भारत का गठन होने वाला पहला राज्य, तो आंध्र प्रदेश होगा। आगे है कि आंध्र की स्थापना के बाद अन्य भाषाई समुदाय भी अपने अपने अलग राज्यों की मांग करने लगे, और आंध्र प्रदेश की जब गठन हो गया, स्थापना हो गई, तो अन्य भाषाई समुदाय जो थे वे भी अपने अलग अलग राज्यों की मांग करने लगे। फलस्वरूप एक राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया। उसके बाद हमारे देश के जो सरकार थी, एक राज्य पुनर्गठन आयोग की गठन किया गया, और जिसने 1956 में अपनी रिपोर्ट दी। इसने 1956 में अपनी रिपोर्ट दी, और आयोग ने यह सुझाव दिया कि असमिया, बंगला, उड़िया, तमिल, मलयालम, कन्नड़ और तेलुगु भाषियों के लिए अलग अलग प्रांतों का गठन करने के उद्देश्य से जिले और प्रांतों की सीमा का पुनः तय किया जाए। और 1956 में जो रिपोर्ट दी गई पुनर्गठन आयोग ने, क्या कहा कि जो असमिया है, बंगला है, उड़िया है, तमिल, मलयालम, कन्नड़, तेलुगु वाले हैं, इनके लिए अलग अलग प्रांतों का गठन करने के उद्देश्य दी गई, और इनके जो क्षेत्र थे उस क्षेत्र का पुनः से सीमा निर्धारित करने का बात कही गई। इसमें उत्तर भारत के विशाल हिंदी भाषा क्षेत्र को बांटकर कई राज्य बना दिए गए, और उत्तर भारत में जो विशाल हिंदी भाषा क्षेत्र था उसको भी बांटकर कई राज्य बना दिए गए। कुछ समय बाद 1960 में बम्बई प्रांत को मराठी और गुजराती भाषी 2 अलग राज्यों में बांट दिया गया। 1960 में क्या हुआ कि जो बम्बई प्रांत था उसमें 2 और राज्यों का गठन किया गया, मराठी और गुजराती भाषी 2 अलग अलग राज्य बना दिए गए। और 1966 में पंजाब का विभाजन हुआ और हरियाणा को अलग राज्य के रूप में मान्यता मिली, और 1966 में पंजाब का भी विभाजन हो गया और हरियाणा को अलग राज्य के रूप में मान्यता मिल गई। पंजाब में पंजाबी भाषी रहते थे जिनमें ज़्यादातर सिख होते थे, और हरियाणा में हरियाणवी या हिंदी बोलने वाले की बहुतायत थी। तो 1966 में पंजाब का विभाजन करके हरियाणा बना, और उसके बाद 1960 में क्या हुआ था, बम्बई प्रांत को विभाजित करके यहाँ एक महाराष्ट्र बना था, जिसकी भाषा क्या थी, मराठी थी। महाराष्ट्र मतलब मराठी भाषा थी, और गुजराती भाषा के लिए एक गुजरात राष्ट्र बना था। मतलब 1960 में 2 और राज्य बने थे, महाराष्ट्र और गुजरात, किसको अलग करके बम्बई से, और 1966 में पंजाब से हरियाणा बना। आगे देखते हैं कि महात्मा गांधी की अनुयायी मीरा बहन ने 1949 में लिखा था कि विज्ञान और मशीनरी के द्वारा मानवता को कुछ समय तक भारी फायदा हो सकता है, लेकिन आखिरकार तबाही ही मिलेगी। हमें कुदरत के संतुलन का अध्ययन करके उसके नियमों के हिसाब से अपनी ज़िंदगी चलानी चाहिए, तभी हम स्वस्थ और नैतिक रूप से सर्व प्रजाति के रूप में जीवित रह पाएंगे। तो प्रश्न पूछेगा कि यह कथन किसका है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी या फिर मशीनीकरण के द्वारा मानवता को कुछ समय के लिए तो लाभ बहुत अच्छे से होगा, लेकिन अंत में तबाही ही मिलेगी। तो यह महात्मा गांधी की एक अनुयायी थी मीरा बहन, और 1949 में उन्होंने ये कहा था। अगला पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा कि कृष्णा मेनन ने 1952 से 1962 के बीच संयुक्त राष्ट्र में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया। तो कृष्णा मेनन ने 10 साल तक 1952 से 1962 तक
संयुक्त राष्ट्र में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया और गुट निरपेक्षता की नीति के पक्ष में आह्वान किया था। गुट निरपेक्षता का मतलब क्या होता है कि अगर लड़ाई होगी, अगर मतलब किसी भी विवाद होगा दो देशों में, तो भारत किसी का भी पक्ष नहीं लेगा। पक्ष निरपेक्ष रहेगा, वह पंथ निरपेक्ष रहेगा, गुट निरपेक्ष रहेगा, मतलब किसी भी गुट को सहायता नहीं देगा और किसी भी एक पक्ष का क्या उनके पीछे अपनी बातों को नहीं मानेगा। तो ये को किसने कहा था? कृष्ण मेनन ने इस नीति के पक्ष में अपना आह्वान किया था। कहाँ? संयुक्त राष्ट्र संघ में। आगे देखते हैं 1956 में, जिस समय भारत में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जा रहा था, उसी समय श्रीलंका, जिसका उस समय नाम सीलोन था, की संसद ने एक कानून पारित किया और सिंगला भाषा को देश की राजभाषा का दर्जा दे दिया। तो 1956 में जब राज्य पुनर्गठन आयोग बना था, उसी समय श्रीलंका में क्या हुआ कि एक कानून पारित किया गया जिसमें सिंघली भाषा को देश की राजभाषा का दर्जा मिला गया। इस कानून के जरिए सिंघली भाषा का सभी सरकारी स्कूल कॉलेजों, सरकारी परीक्षाओं और अदालतों की भाषा बना दिया गया। इसमें क्या किया गया कि इस भाषा को स्कूल कॉलेज, सरकारी परीक्षाओं और अदालतों की भाषा बना दिया गया। श्रीलंका के उत्तर में रहने वाले तमिल भाषी अल्पसंख्यकों ने इस नए कानून का विरोध भी किया था और श्रीलंका के उत्तर में जो तमिल भाषी अल्पसंख्यक रहते थे, उन्होंने इसका विरोध भी किया था। तो इसमें प्रश्न बनेगा कि जो श्रीलंका में एक कानून कब पारित किया गया जिसमें सिंघली भाषा को क्या किया गया था? राजभाषा बना दिया गया था, तो 1956 में। तो चलिए फिर इसी के साथ आज के सेशन को हम समाप्त करते हैं। आशा करता हूं कि आपको यह सेशन पसंद आया होगा। अगर आप इसी तरह के अन्य सेशन भी देखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही इसकी PDF आपको तुरंत मिल जाएगी। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, आपको सारी PDF वहीं मिलेंगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चलिए फिर, धन्यवाद।